एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुजरात विधानसभा सत्र को संबोधित किया। इस दौरान गुजरात के विकास मॉडल की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इसे देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। विधानसभा में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य के लोगों ने सूबे में विकास में अहम योगदान दिया है। इसके अलावा इसी राज्य से निकले सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने पूरे देश को विकास के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बीते कुछ सालों में जिस तरह से गुजरात मॉडल पर काम हुआ, उससे ऐसा लगता है कि इसे देश के किसी भी हिस्से और किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। राज्य की विधानसभा में ये किसी भी राष्ट्रपति का पहला संबोधन था। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात विधानसभा में आयोजन किया गया था और उन्होंने सदन में कहा, साबरमती रिवर फ्रंट शहरी विकास का एक शानदार मॉडल है। साबरमती नदी और उसके किनारे बसे लोगों के बीच का जो रिश्ता है, उसने ही पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ाने का काम किया है। देश के अन्य शहरों के लिए भी ये विकास मॉडल अनुकरणीय है, जो नदियों के किनारे बसे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में बैठे लोग अपने क्षेत्र और लोगों के प्रतिनिधि होते ही हैं, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि लोगों ने उन्हें भाग्य का निर्माता समझा। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज जहां भी हिंसा का माहौल दिखता है, वहां महात्मा गांधी का अहिंसा का मंत्र याद किया जाता है। और वहीं योगी आदित्यनाथ को आज बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना ने रखा। लखनऊ के लोक भवन में हुई इस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह, रघुबर दास और बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। अब योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। योगी शुक्रवार को शाम के 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से सरकार गठन को लेकर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाए रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 46 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि कल लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसे लेकर भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जी हैं हमारे साथ। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत एफएम न्यूज में आपका। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी जी भी हैं, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो दीपक बघेल जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। कल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुने जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो क्या माना जाए कि तैयारी पूरी है? पहले की तैयारियां तो रंग ला ही चुकी हैं, योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है, अब आगे की तैयारी क्या? देखिए नेहा जी, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। जिस प्रकार से 37 साल के बाद में ऐसा सुनहरा मौका उत्सव का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। 37 साल बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए हैं जो दोबारा पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश के अंदर हासिल कर रहे हैं। ये बहुत लंबे समय से नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल सदैव बना रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं परिवारवादी पार्टियों और जातिवादी पार्टियों का जो प्रकोप उत्तर प्रदेश के ऊपर बरसा, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश को एक क्राइम स्टेट के रूप में जाना गया। उस पूरे को अगर समाप्त करने का काम किया तो वो 2017 के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं 2017 के बाद से परिवर्तन होने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और आज उसी उत्सव को देखा जा रहा है। बहुत भव्य और दिव्य तरीके से पूरे लखनऊ को सजाया गया है। आप चौराहे को देखेंगे, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी कि भगवा धूमिल हो रहा है, तो आज आप देखेंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर चारों तरफ आपको भगवा ही भगवा नजर आएगा। और ये ऐतिहासिक पल के साक्षी और गवाह हम भी होंगे, आप भी होंगे। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी पुनः शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। तिवारी साहब, उत्तर प्रदेश कह ले, उत्तर प्रदेश की जनता कह ले, बीजेपी कह ले, तमाम लोग इस वक्त गदगद हैं, खुश हैं। और इसी बीच में सभी दर्शकों को बड़ी खबर बता दूं कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ का ऐलान कर दिया है, जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और राज्यपाल से मिलने बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस वक्त पहुंच चुके हैं। तिवारी जी, किस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से दीपक बघेल जी ने अभी कहा कि 2017 से ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम शुरू कर दिया गया था, जो रंग लाया है, इतिहास रचा है योगी आदित्यनाथ ने, और उनका कद इससे और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं तिवारी साहब कि इस बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही दाव खेला गया था बीजेपी की तरफ से, और अब जो 2024 की नींव रखने की शुरुआत कर दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। ये बात बिल्कुल ठीक है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदे
इतिहास रचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाकई दूसरी बार जो सरकार बनने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो भारतीय जनता पार्टी के अपने नरेंद्र मोदी की अपनी सूझबूझ और अमित शाह जी के अपनी सारी सलाह और रणनीति और योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर फैक्टर, ये बात तो कहीं ना कहीं साबित करता है कि ये मुख्यमंत्री जो बने हैं निश्चित तौर से ऐतिहासिक मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन आपको आज की डेट में ये देखना होगा कि आज जो इन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है ये तो पहले से ही तय था। लेकिन मेन चीज तो ये है कि इसमें मंत्री कौन कौन आया। आज मैं देख रहा था टेलीविजन देख रहा था, उसमें देखा मैंने कि निषाद पार्टी के संजय निषाद जी वहां पर बैठे नजर आए, पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी वहां पर नहीं थी। और निश्चित तौर से इनके सारी टीमों को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लगभग 48 से लेकर के 55 लोगों को मंत्री बनाया जाना है। और आज जो अभी अटकलें चल रही हैं, अभी बातें चल रही हैं कि केशव प्रसाद बनेंगे कि दिनेश शर्मा जी बनेंगे, लेकिन हमारा जहां तक मानना है कि ए.के. शर्मा जी को नरेंद्र मोदी की टीम ने जब उत्तर प्रदेश में लाया था, उसमें जब मनोज सिन्हा जी को मुख्यमंत्री 2017 में बनाया जा रहा था, आपको याद होगा ए.के. शर्मा जी को बाद में ला करके कोई एक पद देने का प्लान था, तो ए.के. शर्मा जी को शायद उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। और बेबी रानी मौर्य को भी इसीलिए राज्यपाल की सीट छोड़ा करके आगरा से चुनाव लड़ाया ताकि उनको भी एक जगह यहाँ पर दी जाए, क्योंकि ये अटकलें अभी चल रही है। देखिए आपको मैं बताऊं कि अभी जो सच्चाई सामने आ रही है वो लगभग 1-1.5 घंटे में मेरे ख्याल सबको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये लोगों का तो पत्ता कल ही खुलना है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें 1-1.5 घंटे में कुछ खबर मिल जाएगी। तिवारी जी, किस तरह के मंत्रिमंडल का विस्तार आप सोच रहे हैं इस बार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी आदित्यनाथ को तो विधायक दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन अभी इंतजार है, बाकी जो नाम है वो सामने आए नहीं है। और जैसा कि आपने भी बताया, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाए रख सकती है। खैर ये तो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कौन वो चेहरे होने वाले हैं या फिर रिपीट यही रहने वाले हैं। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं इस बार, किस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ताकि जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि 2024 के लक्ष्य को भी साधना है और तैयारी अभी से शुरू कर दी है बीजेपी ने। नहीं, ये बात ठीक है आपकी, आपको मैं बताऊं ये बात बिल्कुल ठीक है कि केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा जी को लाने का ऐसा ही लोग सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये लाते हैं तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक अपना विश्लेषण के हिसाब से देखा जाए तो इनको लाना उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा ही उत्तर प्रदेश में काफी है। और योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा आप ये समझिए कि जो व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य जी गए हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कद है और मौर्य समाज में उनकी एक अपनी पहचान है। तो बहुत से लोग ऐसा भी डर लगता है कि केशव प्रसाद जी कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव लड़के अपनी पार्टी बनाने की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसा सोचे। तो ऐसा नहीं है, बट ये जरूर है कि उप मुख्यमंत्री में जो इनका नाम चल रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। हो सकता है इनको केंद्र में बड़ी जगह दे दी जाए, दिनेश शर्मा जी को भी केंद्र में लाया जाए या कोई केशव प्रसाद मौर्य जी को लाया जाए। नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी कुछ ही दिन पहले आप देख रहे थे डॉक्टर संजय निषाद जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि भाई हमारे पास तो उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि हम जो है 125 सीट को जिता सकते हैं। अब 6 सीट वो जीत करके आए हैं, अपना दिल भारत सीट जीत करके आई है। इन दोनों की तो मंत्री पद की तो बिल्कुल गारंटी है कि इन दोनों में से किसी न किसी एक व्यक्ति को तो मंत्री बनाया ही जाना है। लेकिन केशव प्रसाद जी और दिनेश शर्मा जी के लिए मेरा ये विश्लेषण नहीं कहता है कि उनको दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है दीपक जी, अगर हम कल के इवेंट की बात करें, शपथ ग्रहण समारोह की, जो कि 4 बजे होना है, मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ ग्रहण करने वाले हैं, और इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात की जाए तो इस इवेंट को मेगा इवेंट बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है बीजेपी की तरफ से। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि किसी भी इवेंट को अगर मेगा इवेंट बनाना है, एक बड़ा स्वरूप देना है, ऐतिहासिक बनाना है, तो बीजेपी से सीखना चाहिए। देखिए नेहा जी, जब कभी ऐतिहासिक क्षण आता है तो उसे ऐतिहासिक रूप से ही बनाया जाता है, और वही महाउत्सव कल होने जा रहा है। 37 सालों के बाद मुख्यमंत्री जी दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार है कि 37 साल के अंदर ऐसा मौका हम सबको मिले। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने उसी कार्य में लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी बढ़िया तरीके से कार्यक्रम करती है, अच्छे से कार्यक्रम करती है, और इसमें कोई दुराय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम
सुसज्जित और संतुलित होते हैं, वो अनुशासन का पालन करते हैं और उसी अनुशासन के साथ में आपको पूरा कार्यक्रम नजर आएगा। जहां पर जिस कार्यकर्ता का निर्धारण होता है वो वहीं पर काम करता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक पहचान है कि वो अनुशासन के साथ में रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पर काम करता है। अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर तैयार रहता है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आपको इसकी झलक नजर आएगी और आप देखेंगे कि भव्य और दिव्य कार्यक्रम आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा कल। तो एक भव्य कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हैं। तिवारी जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां कर ली गई हैं और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जनता ने भरोसा जताया है। मैं ये सवाल कई बार अपने डिबेट में पूछती हूँ, कई बार चर्चा का विषय ये भी होता है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस बार चुनाव में दरकिनार कर दिए गए क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, इस बार जो मुद्दा था, विपक्ष का मुद्दा था, बेरोजगार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, पेट्रोल का मुद्दा था, डीजल का मुद्दा था। शायद इन्हीं सब मुद्दों की वजह से समाजवादी पार्टी जो 47 सीट पर उस 2017 में थी और आज 125 सीट पर पहुंची है। 125 सीट पर पहुंचने का जो कारण है, हमारी समझ से मायावती का काम ना करना। 5 साल मायावती जी धरातल पर दिखे ही नहीं और मायावती का जो बहुत कॉन्फिडेंशियल वोट हुआ करता था वो इतना बटा कि मतलब परसेंटेज के माध्यम से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी में चला गया और भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। आप ये देखिए कि इतने भयानक मुद्दे थे। आप खुद समझिए कि प्रवासियों का पलायन करना, कोरोना का होना, बिल्कुल प्रवासियों को नौकरी ना मिलना, बेरोजगारी, भूखमरी, इसके अलावा आप देखिए लोगों का मतलब महंगाई से जूझना, प्लस उत्तर प्रदेश में अभी सड़कें जरूर बनी है, अस्पताल जरूर बना है और बहुत से काम हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी और इन मतलब महंगाई पर थोड़ा सा अंकुश नहीं लगा पाया गया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी जीत हासिल की है, ये वाकई अद्वितीय है। निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर लड़ा गया चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हुआ और योगी आदित्यनाथ जी को मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि भाई ये जीत करके उत्तर प्रदेश का इतिहास बनाने में आपने अपना काम किया है। इन्हीं मुद्दों को आगे चल के आप देखिए, इन्हीं मुद्दों को अरविंद केजरीवाल भी आपके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ पंजाब की बात करता हूँ। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां 2 सीट लाई, अचानक एक आप पार्टी आती है, फ्री का भंडार बांटने का काम करती है। ये फ्री का भंडार मेरी समझ में नहीं आता है, इतनी जल्दी फ्री का भंडार आ जाता है। फ्री का भंडार बांटने पर 90 सीट से ऊपर लेकर के आती है और आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो विश्व की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो दिल्ली में क्यों नहीं जीतती है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में क्यों नहीं जीतती है। इसके बारे में इनको सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से बघेल जी, आपने सुना तिवारी जी का एक जो सवाल है, काफी वाजिब सवाल है और मुझे लगता है कि आप भी जरूर इससे इत्तेफाक रखते होंगे। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूं तिवारी जी को उत्तर प्रदेश के संबंध में जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सराहा है। परंतु मैं बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी और संगठन जब जमीन तक होता है, बूथ स्तर तक होता है, पन्ना तक होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति नीतियां हैं, वो सरकार की जो नीति नीतियां हैं वो जमीन तक उतारने में बड़ी आसानी होती है, जनता के बीच में ले जाने में बड़ी आसानी होती है। अभी वहां पर संगठन में भी सुधार की जरूरत है, वहां पर संगठन में और संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 24/7/365 डेज लगातार काम करती है और वो अपने संगठन को मजबूत बना रही है। और देखिए, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि कई राज्य हमने लगातार जीतते आए और उसके बाद में भी आप आगे आने वाली इन चुनौतियों को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है और आप जल्दी देखिएगा कि इन जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करेगी। ठीक है तिवारी जी, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया और कहा कि फ्री का भंडार जो जनता को दिखाया गया, प्रलोभन दिया गया और जनता शायद उसे स्वीकार करते हुए आम आदमी पार्टी को सत्ता में ले भी आई है पंजाब में। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से यहाँ तक कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूँ कि देखिए, आज फ्री देना अच्छी बात है कि हमारे देश के कमजोर वर्ग को फ्री अनाज दीजिए, फ्री गैस दीजिए, फ्री बिजली दीजिए, फ्री पूरे सब दीजिए। लेकिन एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात भी है कि यदि आप एक निचले कार्ड धारक को फ्री में जो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हाई लेवल का व्यक्ति और लोअर लेवल के व्यक्ति में एक बीच का व्यक्ति रहता है जो मीडियम क्लास में अपने जीवन यापन को चलाता है जी। वह व्यक्ति टैक्स देता है। उस व्यक्ति का क्या कसूर है? चलिए, हाई वाला तो चलो ठीक है भाई,
उसका जीएसटी कम है, उसका टैक्स कम है और वो व्यक्ति बहुत हाई लेवल का, उसको कोई टेंशन नहीं है। लो लेवल का जो कार्ड धारक है उसको मान लीजिए बहुत सी सुविधाएं मिल जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो मीडियम वर्ग में रहने वाला व्यक्ति है, जिसकी एक सैलरी निश्चित है, वह व्यक्ति कैसे उस घर को चलाए आज के दिन में, ये भी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल तिवारी जी, मुझे लगता है कि कोरोना को जो आपने जिक्र किया उसमें सबसे ज्यादा किसी ने परेशानी झेली है तो मिडिल क्लास ही था। जी बिल्कुल, किसी से मदद मिल नहीं सकता था, कहीं से मदद मिल नहीं सकती थी, सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो उस समय मिडिल क्लास ने ही झेला है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि क्या है, जो छोटे तबके के लोग थे उनको मिडिल क्लास के लोग, सामाजिक संस्था के लोग या और भी सरकार भी, राज्य सरकार भी, सेंट्रल सरकार भी मदद करने की बहुत कोशिश कर रही थी, उनके लिए कैंप भी लगाए जा रहे थे, लेकिन वो मिडिल क्लास का व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके पास साधन होते हुए भी उसको गैस नहीं मिलता था, पैसा खर्च करने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिलता था, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस मिडिल क्लास को। मेरा मानना है कि भारत देश को अखंड रखने के लिए हम सभी के बारे में सोचना होगा, चाहे वो मीडियम क्लास का हो, हाई क्लास का हो या लो क्लास का हो। निश्चित तौर से सरकारें बनती हैं, सरकारें बननी भी चाहिए, सरकार बनेगी तो सरकार चलेगी, लेकिन सरकार के बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति दुखी रहे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, तो ये हमारे समझ से ठीक नहीं है और इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दीपक जी ने अभी बहुत अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी से, दीपक जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई आप विजय हासिल किए और बहुत अच्छा विजय हासिल के, दोबारा आप इतिहास बनाने जा रहे हैं। लेकिन दीपक जी, मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप इस पर विचार जरूर कीजिए कि आज जैसे मणिपुर है, आज जैसे आपका पंजाब है, जैसे आपका दिल्ली है और दिल्ली के बीच में हरियाणा आता है, हरियाणा में भी आपके साथ सहयोगी दल एक पार्टी जसपा जुड़ी है जो कमजोर होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत चुनाव जाते हैं, लेकिन विधायक और एमपी जल्दी काम करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कब तक आप लोग नरेंद्र मोदी और योगी जी के नाम पर, कब तक आप लोग अमित शाह के नाम पर भारत देश में चुनाव जीतते रहेंगे? आप अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भी बताइए कि वो जनता में जाएं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो भी सुविधाएं हैं उनको बताएं और उनके सारे काम करें, ताकि ऐसे लोग, देखिए भारत देश में अगर सारी पार्टियां अच्छी ढंग से काम करेंगे, विरोधी होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरह से होना कि आपकी कहीं 2 सीट आती है, कहीं 273 आती है। आप माने ना माने, आप दीपक जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कमजोर भी हुए हैं, कहाँ 333 सीट और कहाँ 273 सीट, आप नीचे आए हैं या नहीं, ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है। जी, जितना मैं तिवारी जी को सुन के समझ पा रही हूँ, उनका यही कहना है कि आप पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने की बात कहते हैं कि उस तक लाभ पहुंचना चाहिए, लेकिन जो विधायक, जो कार्यकर्ता हैं, उनको लोगों तक पहुंचना चाहिए। उस जमीनी स्तर पर अगर काम करेंगे तभी आपकी पार्टी की नींव मजबूत होगी, तभी लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों से जुड़ें, कनेक्ट हो, उनकी मुसीबतों को समझें और उनका समाधान करें। कहना चाहता हूँ इनको जी बघेल जी, जल्दी से आप करिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ कनेक्टेड रहता है, जब ये ऐतिहासिक मैंडेट जनता ने 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके बाद देखिए पुनः 37 साल बाद और 2022 के अंदर फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो इसका मतलब वो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के तो यानी कि अगर जनता ने भरोसा जताया तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो अभी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की समस्या का समाधान करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्रिकेट का मैच होता है तो चौका मारने की उतनी खुशी नहीं होती जितना छक्का मारने की होती है। तो आपने चौका मारा तो ठीक है, बट छक्का मारना चाहिए था और आपने, ठीक है, अचानक छक्का लगा है, आई एम वेरी हैप्पी और बधाई देता हूँ, लेकिन ये छक्का जो आपका है, ये निरंतर प्रयास से लोगों को बताना होगा कि आपके विधायक भी, आपके जितने पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच में जाकर के मीडियम क्लास के लोगों को भी जोड़ने का काम करें, ताकि वो व्यक्ति भी अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर सके। और आपका एक बहुत बड़ा एजेंडा, जो बहुत अच्छा एजेंडा रहा, राम मंदिर का जो है, वो भी आप अयोध्या में, मेरे को लगता है बहुत जल्दी सब लोग जो है एक पर्यटक स्थल में देश विदेश से लोग आएंगे, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री जी ने उसका काफी अच्छा प्रचार भी कर रखा है और निर्माण भी शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस 5 सालों में अब हमको सारे लोग जो है भारत विदेश से भी अयोध्या की नगरी को देखने के लिए आएंगे। जी जी, चलिए बघेल जी, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। और सरकार आप लोगों ने मना ली और जल्दी कल शपथ ग्रहण समारोह
और उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को एफएम न्यूज के माध्यम से दिखाएंगे। तिवारी जी आपका भी 10 सेकंड। जी जी जल्दी जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल। मैं तिवारी जी को बता दूं कि देखिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। वो विद्यार्थी परिषद प्रदेश सह मंत्री से लेकर आज गृह मंत्री जी तक का जो सफर तय किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का निर्माण संगठन लगातार करता रहता है। हम जैसे कार्यकर्ता लगातार आते रहते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी भाजपा के कार्यकर्ता है, कल कोई और कार्यकर्ता आएंगे, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये लगातार चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक नदी के प्रवाह की तरह चलने वाली पार्टी है और ये संगठन इसी प्रकार से काम करता है। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बातों में दीपक जी मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में आपने देखा होगा, लोकसभा में जब उन्होंने एक स्पीच दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरी जो एक सीट वोट से जो आप मुझे गिरा रहे हैं और लोग मुझ पर हंस रहे हैं, वो समय दूर नहीं, वो समय आएगा कि लोग हम पर जो आज हंस रहे हैं वो रोएंगे और इस पूरे देश पर हिंदुत्व का राज होगा। ऐसा और वो दिन आ गया, तिवारी जी, वो दिन आ गया और इतिहास रच दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगे। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि जल्द ही सस्पेंस इससे भी उठने वाला है कि आखिर कौन डिप्टी सीएम होगा उत्तर प्रदेश में। बीरभूम हिंसा में मृतकों के परिजनों से मिलने से पहले ममता बनर्जी विवादों में भी आ गई हैं। दरअसल उनके स्वागत में पार्टी कार्यकर्ताओं ने तोरण द्वार तक लगा दिया, जिसमें काफी ज्यादा उनकी निंदा हो रही है। बीजेपी ने तो यहां तक पूछा कि आप शोक मनाने जा रही हैं या जश्न। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीरभूम में रामपुर हाट में स्थानीय बेशर्म टीएमसी इकाई तोरण द्वार लगाकर ममता बनर्जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। माना जाता है कि वो उस भीषण नरसंहार का जायजा लेने के लिए दौरा कर रही हैं, जिसमें उनके शासन के करीबी लोगों ने कई महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया था। ये क्रूर और अमानवीय है। बताते चले कि ममता बनर्जी बीरभूम में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची थी, जहां उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा करते हुए मरहम लगाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी की अदावत जग जाहिर है। राज्यपाल धनखड़ अक्सर ममता सरकार को घेरते नजर आते हैं। बीरभूम में हुई आगजनी को लेकर उन्होंने ममता सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। प्लीज लुक एट माई वीडियोस, लुक एट माई ट्विटर, लुक एट माई लेटर टू द चीफ मिनिस्टर. You will know all about it. This is a shameful event. This is indelible scar on governance and democracy. This will put our head to shame. Remember, Kavi Guru Rabindranath Tagore, what did he say? Where the mind is without fear, head is held high. And what do we have today? Mind is full of fear. Burning of people alive in democracy in this manner is very painful, very shameful. I appeal to the government to learn the lessons rather than offer just a defense. Please look at my videos, look at my Twitter, look at my letter to the Chief Minister. You will know all about it. This is a shameful event. पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच चल रहा विवाद किसी से छुपा नहीं है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी और टीएमसी सांसदों के बीच मंगलवार को लोकसभा में दिलचस्प वाकया देखने को मिला। दरअसल पीएम मोदी मंगलवार को लगातार चौथा बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते नजर आए और उसके बाद विपक्षी सदस्यों का अभिवादन करने के लिए चले गए। इस दौरान मोदी टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय और सौगत राय के साथ बातचीत भी करते नजर आए।
सौगत राय ने भी मोदी से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग कर डाली। सौगत राय की मांग के जवाब में पीएम मोदी ने टीएमसी सांसद से दिलचस्प सवाल पूछ लिया। मोदी ने सौगत राय से सवाल किया कि आप रिटायर कब हो रहे हो। सौगत राय ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की थी क्योंकि वो राज्य में शांति पैदा कर रहे हैं। सौगत राय ने बताया कि इसके बाद पीएम ने उनसे मजाकिया लहजे में पूछा कि आप रिटायर कब हो रहे हो। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनका पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें सांसद रीता बहुगुणा जोशी की, तो उनके बेटे मयंक जोशी ने सपा की साइकिल पर सवार होकर अखिलेश यादव का हाथ थाम लिया है और इसी पर हमारे संवाददाता तोशी मंदोला ने उनसे खास बातचीत की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये साफ है कि वो अब यूपी की राजनीति में फोकस करने का नजरिया रख रहे हैं। मेरे साथ प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी है। रीता जी, भले वो चुनाव हार जाते हैं लेकिन सदन में अब वो भाजपा को कड़ी टक्कर, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, वो एक क्षेत्रीय पार्टी थी जो कि उत्तर प्रदेश तक सीमित थी। तो स्वाभाविक है कि वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहेंगे, परंतु इस चुनाव में जिस तरह से लगातार 2014 के बाद जातियों का बांध टूटता गया और परफॉर्मेंस पर और कार्यशैली पर सरकारों को जिताया गया, तो मोदी जी और योगी जी की कार्यशैली को लोगों ने पसंद किया और प्रचंड बहुमत दिया है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है। तो हम भी हमेशा चाहते हैं कि विपक्ष में लोग रहें, तो अगर वो विपक्षी भूमिका में हैं तो हम शासकीय दल की भूमिका में हैं। हमने जो लोगों से वादे किए हैं, जो संकल्प पत्र बनाया है, उसको हम पूरा करेंगे, सेवा करेंगे जनता की। अब भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी प्रचंड बहुमत से जीती है, लेकिन वोट शेयर में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सपा का वोट शेयर 20 से 32 हो गया और आपका जो भाजपा का वोट शेयर है वो कैसा लगा आपको? फीका लगा? क्योंकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी को कवर करा, प्रधानमंत्री मोदी जी जाते, गृह मंत्री जी जाते, लगातार रैलियां कर रहे, घर घर आप लोग जा रहे हैं, उसके बाद ही तस्वीर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पहली बार हुआ है 27 वर्षों में कि एक पार्टी दूसरी बार लगातार सत्ता में आई हो और एक मुख्यमंत्री रिपीट हुआ हो। तो पहली बात तो ये हो गई। फिर 2/3 बहुमत कम नहीं होती है और वोट शेयर हमारा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। 38 से 44 हुआ है या 42 से 44 हुआ है, हमारी वोट बढ़ी है। तो वोट शेयर भी बढ़ा है, जनता का समर्थन भी बढ़ा है और एक नया पथ आया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ सब जातियों ने, सभी जो जातिवादी पार्टियां हैं, सब इस बात से बड़ी परेशान थी कि हर जात का वोट टूटा है और भारतीय जनता पार्टी में आया है। तो अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ना, वो अलग तर्ज पे होगी, विकास के नाम पर होगी। लेकिन 311, आप पिछली बार 300 पार थे, इस बार आप 200-250 के आसपास सिमट गए हैं। नहीं, 275 है हम। तो 300 तो कोई बात नहीं, 275 भी कम नहीं होता, 2/3 है। हम तो अपने रिजल्ट से प्रसन्न हैं। बहुत सारी सीटें हम बहुत कम वोटों से आ रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो बस इस धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश की मतदाताओं को कि उन्होंने दोबारा डबल इंजन की सरकार को चुना है, मोदी जी में और योगी जी में विश्वास व्यक्त किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी पार्टी उनके जो जनता की जो आकांक्षा उन पर खरी उतरेगी। मायावती जी कहती हैं कि जो बीजेपी है, सपा है, आपस में मिले हुए हैं। बी टीम बता रही है क्योंकि अपर्णा यादव ने जिस तरीके से भाजपा को ज्वाइन करा है, तो अपना काम निकालने के लिए सपा बस और जो बीजेपी का गठबंधन इनडायरेक्टली वे में वो निशाना कर रही है। कभी भी दूसरे को दोषी नहीं बनाना चाहिए, उन्हें खुद आत्मावलोकन करना चाहिए कि वो इतने पीछे कैसे चली गई। जो 3 बार मुख्यमंत्री बनी हो और आज वो सिमट कर कितने नीचे आ गई, 12% वोट और शायद कितने 2 या 1 उनका कैंडिडेट जीता है या 2 जीते हैं। तो ये शर्मनाक हार हुई है। दूसरों पे उंगली दिखाने के बजाय उन्हें स्वयं अपने ऊपर देखना चाहिए कि वो कहाँ गलत है। गलती यहाँ उनकी ये है कि वो सिर्फ जात पर बैठी रहीं। उन्होंने सोचा कि मैं खड़ी होंगी तो मेरे साथ सब जितने भी दलित हैं वो आ जाएंगे, अनुसूचित जाति हमारे साथ रहेगी, अन्य जातियाँ रहेंगी। ये भ्रम था, क्योंकि अब जनता उसी के साथ रहेगी जो अच्छा शासन देगा, जो जनता परक कार्य करेगा। रीता जी, उत्तराखंड में देखिए शपथ ग्रहण हो चुका है। अगर हम अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सिराथू से चुनाव हार गए केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन पिछड़ी बिरादरी में देखिए बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। क्या समझे कयास भी लग रहे हैं कि कोई बड़ा पद मिल सकता है उनको? नेतृत्व तय करता है और मैं ये समझती हूँ कि उनका काफ़ी योगदान रहा है
भारतीय जनता पार्टी के में लिए इन्होंने संघर्ष किया है। तो अगर पार्टी उचित समझेगी तो निश्चित रूप से उनको रखेगी। आखिर 2017 में जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो वो अध्यक्ष थे पार्टी के, और मुझे लगता है कि उनकी अच्छी भूमिका रही है। एक आखिरी सवाल है, अगर हम मयंक जोशी पर बात करते हैं, उनका आरोप है कि भाजपा जो है वो ब्राह्मणों के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन अगर हम पूरा इतिहास उठाते हैं तो विपक्ष जो लगातार कहती है कि भाजपा बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है, तूती बोलती है ब्राह्मण बनियों की, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने जिस तरीके से उनका जो पाला बदला है, जो वो अब सपा में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव को वो बहुत कहते हैं कि प्रोग्रेसिव नेता हैं, आपको लगता है प्रोग्रेसिव? और क्या ब्राह्मण वाली जो बात, देखिए, दो बात समझिए। पहली बात तो ये होती है कि ब्राह्मण ठाकुर से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को हर जात का वोट मिला है, और भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड बहुमत पाती ना अगर उसको सबका वोट ना मिला होता। 41 से ज़्यादा ब्राह्मण इस समय विधायक बने हैं। अभी एमएलसी का चुनाव है, अच्छी तादाद में ब्राह्मणों को टिकट मिला। उत्तराखंड की अभी सरकार बन रही है, उसके 8 मंत्रियों ने उसमें शपथ ली, उसमें भी ब्राह्मण हैं। तो मैं ये बात नहीं मानती। अब जहाँ तक रहा मयंक जोशी जी की व्याख्या कि वो एक सीनियर व्यक्ति हैं, अगर उनकी मंशा थी किसी पार्टी में जाने की तो गए। उनकी व्याख्या से मैं तो बाध्य नहीं हूँ। मैं तो ये समझती हूँ कि अब जातीय पॉलिटिक्स का दौर समाप्त हो चुका है और अब दौर शुरू हुआ है विकास की राजनीति का। अगर मान भी लीजिए कि चुनाव से पहले कुछ असंतोष ब्राह्मण मतदाताओं में यूपी में था, तो चुनाव में तो मतदान जब हुआ है तो बाहुल्यता में वोट ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो जो हमारा ब्राह्मण है वो बहुत ही विवेकपूर्ण मतदाता होता है, और वो हमेशा राज्य के हित में वोट डालता है, और यहाँ उसने बीजेपी को वोट डाला है। एक आखिरी सवाल, मैं बस एक आखिरी सवाल ले रही हूँ कि अभी उत्तराखंड की बात करते हैं तो बहुगुणा परिवार का जो वर्चस्व है उत्तराखंड में बहुत देखने को मिलता है। अब सौरभ बहुगुणा को मंत्री पद का जो मिला है, अब उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब हमारी तीसरी पीढ़ी ने भी अपना दस्तक दिया है राजनीति में ठीक तरीके से। सौरभ बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, सीनियर मैनेजर थे ओएनजीसी में, रिज़ाइन करके पॉलिटिक्स में आए हैं, दूसरा चुनाव लड़े हैं, बहुत अच्छी वोट से जीते हैं। पहली बार 40,000 से जीते थे, अब की भी 13-14 वोट से जीते हैं, और मैं समझती हूँ कि बहुत जनता में लोकप्रिय हैं। उनको एक मौका दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो मुझे प्रसन्नता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो परंपरा है बहुगुणा परिवार की, जन सेवा की, निस्वार्थ सेवा की, वो उसको जारी रखेंगे, और निष्कलंक हम लोगों का परिवार का इतिहास रहा है उसे बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन निहाल के साथ ऊषी मंदोला, नई दिल्ली। बढ़ते आगे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए, जहां एक तरफ उन्होंने एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल्स को लेकर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। बीजेपी को ये पसंद नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो। बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए। चुनाव होने ही नहीं चाहिए। चुनाव गंदी बात है इनके हिसाब से, चुनाव गलत बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा, लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर एमसीडी का और बीजेपी वालों का। शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। 15 साल के अंदर इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम आज शाम को 5 बजे 9 तारीख को 9 मार्च को शाम को 5 बजे आज चुनाव की डेट्स की घोषणा की जाएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो। पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से। ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर। कल एक बीजेपी का बड़ा नेता मिला, बोला जी मैंने तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया ये चुनाव का चक्कर छोड़ो, एमसीडी में भी एनडीएमसी जैसा कर दो। मैंने कहा इसका क्या मतलब? वो बोले जैसे एनडीएमसी में चुनाव ही नहीं होते, एनडीएमसी में केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है।
बोले जी एमसीडी में भी यही हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनका बस चले ना इस देश के अंदर सारे राज्यों में और देश में चुनाव कराना बंद कर दें ये लोग। इसलिए ये नफरत करते हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे। कह रहे हैं हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? कहां थे तुम लोग 7 साल से? क्यों नहीं तुम लोगों ने क्यों नहीं तुम लोग यूनिफाई करने के लिए पैसे चाहिए? क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई किया 7 साल से? क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने, ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था। तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा बे आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, इनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद पीएम से उनकी ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इस दौरान जहां मान ने पंजाब के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी सीएम मान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। बताते चले कि 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खड़ककला में भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दी थी। खटकर कला में पूरा कार्यक्रम हुआ था और इसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा था कि केंद्र राज्य के साथ मिलकर पंजाब की प्रगति के लिए काम करेगा। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को तगड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के तीनों विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वीआईपी टिकट पर जीते 3 विधायक राजू सिंह, सुवर्णा सिंह
और मिश्री लाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे पहले तीनों विधायकों ने वीआईपी के उम्मीदवार के बजाय बीजेपी प्रत्याशी को बोचा विधानसभा उपचुनाव में अपना समर्थन दिया था और इस संबंध में अपना समर्थन पत्र बिहार विधानसभा के एक अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को सौंपा था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी का शिरकत करना बीजेपी को रास नहीं आया, इसीलिए बोचा विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया। बुधवार को बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी ने पर्चा दाखिल किया और इसके बाद वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में गीता देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया और राजनीतिक सरगर्मियां तभी से शुरू हो गई और वीआईपी के तीनों विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार के बजाय बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया और विधानसभा अध्यक्ष को अपने समर्थन का पत्र दिया। मुकेश सहनी की पार्टी अब बिना विधायकों की बन गई है और अब मुकेश सहनी का मंत्री पद भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। कल तक बिहार में एनडीए को आंख दिखाने वाले मुकेश सहनी का लहजा आज शांत शांत दिखाई पड़ने लगा है। बीजेपी के राजनीतिक झटके को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो कल तक हमारे विधायक थे, उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहां पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए, बड़ी पार्टी बन गए। जो पार्टी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला के बेटा के सहयोग से 74 पहुँचे और 74 से 77 पहुँचे और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। देखिए, मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। पंजाब के साथ सटी जिला कांगड़ा की नूरपुर विधानसभा सीट 2022 के चुनाव में हॉट सीट बनने जा रही है। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार नजर आने लगे हैं, जिसमें बीजेपी सरकार में मौजूदा वन और युवा सेवा खेल मंत्री राकेश पठानिया बतौर नूरपुर के विधायक सक्रिय हैं, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और क्षेत्र के पूर्व विधायक अजय महाजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से फील्ड में डटे हुए हैं। लेकिन इन 2 चेहरों के बीच इस बार बीजेपी के पूर्व महामंत्री रणवीर सिंह निक्का भी चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं, जिस कारण क्षेत्र में निक्का ने भी अपनी पूरी ताकत से जनसंपर्क अभियान चलाकर सक्रियता बढ़ा दी है। और आगरा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमलावर हुए। बताते चले कि मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़कर एसपी सिंह बघेल ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि अखिलेश यादव ने भारी बहुमत के साथ अपने पिता की विरासत करहल सीट को संभालते हुए रखा और अपनी वहां पर दावेदारी पेश करते हुए जीत हासिल की। हमारे संवाददाता तोशी मेंदोला ने एसपी सिंह बघेल से करहल सीट और अखिलेश यादव को लेकर खास बातचीत की, सुनिए। है आगरा से सांसद और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब जी। बघेल जी, आपने चुनाव लड़ा करहल सीट से, वो सीट जो कि सपा की कर्मभूमि कही जाती है। मेरा सवाल है कि अगर सपा पार्टी जीत जाती तो अखिलेश यादव सीएम होते, लेकिन अगर एसपी सिंह बघेल जीतते तो आपको क्या पद मिलता? पार्टी ये भूमिका तय करती, लेकिन एक ऐतिहासिक कदम होता अगर करहल की महान जनता समाजवादी पार्टी को हरा के भारतीय जनता पार्टी को जिताती तो क्या मेरी भूमिका होती, ये पार्टी का हाईकमान तय करता। अच्छा, अगर मेरा सवाल फिर उसी के इर्द गिर्द घूमता है कि एक राज्य मंत्री का विधायक का चुनाव लड़ना कितना वाजिब था? ये बहुत ही शानदार चुनाव रहा। कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो सैफी के परिवार को 17 दिन तक खूंटे से बांध करके केवल करहल में रखा गया। श्रीमती डिम्पल यादव, श्री अक्षय यादव, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री राम गोपाल यादव, श्री शिवपाल यादव और श्री तेज प्रताप सिंह यादव, ये मैंने सांसदों के नाम लिए। ये 17 दिन तक केवल करहल में नहीं रहे। अगर ये 6 लोग एक दिन में केवल 4 विधानसभा एक आदमी करता हेलीकॉप्टर से, तो ये 17 दिन में
400 सीटें कर पाते। 400 सीटें थी नहीं शुरू के 3 राउंड में, माने हर विधानसभा पर ये 2 बार जा सकते थे और 5000 से हारने वालों को जिता सकते थे। तो इसका बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि उनके घर के 6 स्टार प्रचारक कहीं नहीं जा पाए। दूसरा, श्री अखिलेश यादव ने कहा था कि वो चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेने आएंगे, तो मैंने कहा था हफ्ते भर में आना पड़ेगा, तो 6वें दिन आए। फिर बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई कि दोबारा फिर आए और साथ में अपने वृद्ध एवं बीमार पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी को लाना पड़ा, जिन्होंने कहा था कि 1,60,000 से वो जीतेंगे, उनको 1 लाख ये ऊपर चला गया। फिर जिन्होंने आपको ही कहा था कि SP सिंह बघेल की जमानत जब्त होगी, मैंने बहुत जनता के कॉन्फिडेंस के आधार पर कहा था कि ये जमानत जब्त होगी तो श्री अखिलेश यादव थूकेंगे लखनऊ के चौक पर, मैं चाटूंगा, और अगर मैंने जमानत बचा ली तो ये काम उनको करना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि 81,000 वोट वहाँ पर मिला है। अभी आप चुनाव तो जीत चुके हैं, मतलब भारी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा चुनाव जीत चुकी है। फ्री जो आपने LPG सिलेंडर के वादे किए थे, होली निकल चुकी है, लोगों को लाभ तो मिला नहीं, चुनावी वादे समझे? नहीं, ये चुनावी वादे नहीं है। जो वादा होता है वो एक 5 साल के कार्यकाल के लिए होता है। हम अपने घोषणा पत्र को लगभग पूरा कर चुके हैं और जो 1-2 चीज़ें रह गई हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ आगरा से सांसद और राज्य मंत्री SP सिंह बघेल साहब मौजूद थे। कुछ और सवाल भी लेने थे लेकिन वक्त की बहुत यहाँ पर कमी थी और उन्होंने साफ कर दिया है कि भाजपा ने यहाँ पर देखिए एक प्रचंड बहुमत के साथ सपा पार्टी को हराया है और जिसके बाद अब कोई मायने नहीं रखता है कि उनकी यहाँ पर चुनाव में हार हुई है, लेकिन भाजपा एक प्रचंड अंकों के साथ चुनावी मैदान में जीत चुकी है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो लोग मोटरसाइकिल और कारों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नैतिक मूल्यों को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस मर जाएगी लेकिन देश पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। बताते चलें कि उन्होंने कांग्रेस की जयपुर इकाई द्वारा कलेक्ट्रेट सर्किल में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने ये बातें कही। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर विरोध जताने के लिए अपने समर्थकों के साथ घोड़ा गाड़ी में पहुंचे और देश में हालात सही नहीं है ये कहा कि बीजेपी गांधी परिवार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधती रही है। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार की सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर खासा विवाद है। इस परियोजना के खिलाफ राज्य में कई राजनीतिक दलों का प्रदर्शन जारी है। केरल सरकार की विवादित रेल परियोजना के विरोध में राज्य के कई लोग भी सड़क पर उतर आए हैं। बुधवार को एर्नाकुलम जिले के छोटा निकारा में इस परियोजना का विरोध हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग एकजुट हुए। प्रदर्शनकारियों ने परियोजना के लिए रखे गए सर्वेक्षण पत्थरों को उखाड़कर पास के एक तालाब में फेंक दिया। इस दौरान वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन वो भी प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाए। धोनी ने अपने फैसलों से हमेशा चौंकाया है, खासकर कप्तानी में। पहले टेस्ट मैच, फिर T20 और उसके बाद वनडे और अब आईपीएल शुरू होने में महज 2 दिन का समय बचा है, लेकिन शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने चौंकाने वाला फैसला किया। 4 बार की चैंपियन सीएसके ने 14वें सीजन से पहले धोनी की जगह रविंद्र जडेजा को सीएसके का नया कप्तान नियुक्त किया है और इस बात की जानकारी गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दी गई। धोनी ने अपने इस फैसले से पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। चेन्नई ने एक बयान जारी कर कहा, MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कमान सौंपने का फैसला किया है और टीम का नेतृत्व करने के लिए रविंद्र जडेजा को चुना गया है। जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहे हैं। सीएसके का नेतृत्व करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी सीजन और उसके बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे।
महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के लिए सबसे सफल कप्तान साबित हुए और उन्होंने अपनी कप्तानी में 4 बार चेन्नई को आईपीएल का खिताब जिताया है। चेन्नई ने साल 2010, 11, 18 और 2021 में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की थी और इसके अलावा कई बार टीम फाइनल तक भी पहुंची, लेकिन खिताब से चूक गई। धोनी की कप्तानी में चेन्नई आईपीएल की सबसे दमदार टीम के तौर पर उभरी और अब तक दबदबा कायम रखा है। जडेजा भी पिछले कई सालों से टीम के लिए काफी अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं और इस बार वो एक नई भूमिका में नजर आएंगे। और आईपीएल 2022 सीजन का आगाज 26 मार्च से होना है, लेकिन इससे पहले कोलकाता टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है जिसने कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। दरअसल टीम के 2 स्टार प्लेयर एरॉन फिंच और पैट किम्स आईपीएल के शुरुआती 5 मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो दोनों प्लेयर इस समय पाकिस्तान दौरे पर हैं। बताते चले कि ये जानकारी कोलकाता टीम के मेंटर डेविड हसी ने दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सोचने वाली बात है, आप चाहते हैं कि आपके बेस्ट खिलाड़ी टीम में उपलब्ध रहें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट भी जरूरी है। हर एक क्रिकेटर चाहता है कि वो अपने देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले और ऐसा करना भी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 1 से 3 अप्रैल तक दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत भ्रमण पर आने की तैयारियां नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से की जा रही हैं। 5वीं बार प्रधानमंत्री बने देउवा का ये कार्यक्रम इस कार्यकाल का पहला भारत भ्रमण है। अपने भ्रमण के दौरान वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से भारत नेपाल के बीच चलने वाली पहली रेल सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं। भारत सरकार के सहयोग से करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के जनकपुर से नेपाल के बर्दीवास तक रेलवे लाइन बनाने की योजना है। पहले चरण में ये जयनगर से जनकपुर के कुर्था तक बनकर तैयार हो गया है। अब भारत के कोंकण रेलवे के तकनीकी सहयोग से नेपाल की पहली रेल चलाई जाएगी। दोनों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा औपचारिक उद्घाटन के बाद इसे आम जनता के सफर के लिए खोल दिया जाएगा। नेपाल रेलवे के लिए 2 सेट ट्रेन और इंजन कोंकण रेलवे ने ही तैयार किए हैं। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।